મહેસાણામાં વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સીસ મહેસાણામાં આજે મુખ્યમંત્રીના હસ્તે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે। वाइब्रेंट इन्वेस्टमेंट किसी भी नाम से हो, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट को फोकस में रखते हुए कॉन्फ्रेंसेस करनी चालू की, तो बहुत अच्छी शुरुआत है आज ये रीजनल कॉन्फ्रेंसेस की। मैं साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूंगा साथी मंत्री श्री बलवंत सिंह राजपूत जी से। बहुत ही अच्छे तरीके से, सुचारू तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। वेरी प्रोफेशनल वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस कॉन्फ्रेंस। गुजरात सरकार में हमारे सबके वरिष्ठ मंत्री श्री कनुभाई देसाई जी, ऋषिकेश पटेल जी, भाई हर्ष सांघवी जी, अन्य सभी मंत्रीवृंद, कई देशों के एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स जो यहाँ आए, और विशेषकर जापान के हाई कमिश्नर साहब जिन्होंने इतने सुंदर गुजराती में सभी को आज संबोधित किया कि लगता है कि देखो भाई, अब हम भी जब जापान जाएं तो हमें भी इतनी अच्छी जापानी बोलनी पड़ेगी। इन्होंने समझा दिया है कि हमें भी इतनी की इतनी जापानीज सीखनी पड़ेगी। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया। इंडस्ट्री के सारे लीडिंग कैप्टन्स, सभी साथी और विशेषकर जो छात्र और नौजवान युवा यहाँ पर उपस्थित है, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार और इस बहुत ही अच्छे सम्मेलन में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। साथियों, गुजरात एंटरप्रेन्योर्स की धरती है। गुजरात एक ऐसी भावना के साथ गुजरात में काम होता है जिसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एक नए तरीके से काम करना है और हमेशा जो भी दिक्कत है उस दिक्कत को पीछे रख के आगे की तरफ बढ़ने की एक भावना है। और जिस तेजी से पिछले 20 वर्षों में गुजरात ने ग्रोथ की है, वो दुनिया में आज एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल बना हुआ है। सारी दुनिया एक गुजरात मॉडल को स्टडी करती है और किस तरह से गुजरात में ग्रोथ हुई है, और उसके पीछे जो विचार है, उसके पीछे जो विजन है, उसके पीछे जो एक फोकस के साथ एग्जीक्यूशन है, वो हमारे नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जो आज देश के प्रधानमंत्री और विश्व भर में एक नई दृष्टि के साथ दुनिया को लीडरशिप देने वाले ऐसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी मैं आज यहाँ पर इस वाइब्रेंट समिट में प्रणाम करता हूँ। साथियों, मैं सबसे पहले शुरुआत करूँगा रेलवे के बारे में बात करने से। रेलवे हमारे देश की लाइफलाइन है और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना और ग्रीन लॉजिस्टिक्स करने का सबसे बड़ा माध्यम है। बहुत खुशी लगती है जब रेलवे के नए नए प्रोजेक्ट्स देश भर में और विशेषकर गुजरात में चालू होते हैं। आप सब जानकर खुश होंगे कि पिछले 11 वर्षों में गुजरात में 2764 किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स बने हैं। इसका आप अंदाजा लगाइए, डेनमार्क जैसे देश का टोटल जो नेटवर्क है उतने रेलवे ट्रैक गुजरात में पिछले 11 वर्षों में बने, एक देश के पूरे रेलवे नेटवर्क के बराबर। और ये पेस इतनी तेज है, अब लगातार डेली कुछ न कुछ नया काम यहां पर होता है। टोटल गुजरात में रेलवे का इन्वेस्टमेंट आज 1,46,000 करोड़ रुपीस का है। 1,46,000 करोड़ रुपए का रेलवे का इन्वेस्टमेंट गुजरात में अभी हो रहा है। कई नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, कई आपके यहां स्टेशंस, 87 स्टेशंस को नव निर्माण किया जा रहा है। पुराने स्टेशन को हटाकर नए तरीके से आज के युग के हिसाब से और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से नव निर्माण किया जा रहा है। 332 फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बन रहे हैं। बुलेट ट्रेन का काम आप सबने देखा कितनी तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। बुलेट ट्रेन का गुजरात में बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। कंप्लीट वायाडक्ट, गर्डर्स, ट्रैक का काम चालू हो गया, बिजली के तार लगने चालू हो गए। अभी हाल ही में गुजरात में आए थे
जापान के मिनिस्टर नाकानो-सान वो देख के गए प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को। अब साथियों अपने सामने टारगेट है 2027 अगस्त, इसमें पहली बुलेट ट्रेन चलनी चाहिए। इस टारगेट को लेके चल रहे हैं और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गुजरात सरकार के हर अधिकारी को, हर मंत्रीश्री को और विशेषकर गुजरात के मुख्यमंत्री जी को। आपका बहुत बड़ा सहयोग है और कदम कदम पे जहां पर भी गुजरात में कोई दिक्कत आई बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के लिए, आपने आगे बढ़कर मदद की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, गुजरात में फ्रेट कॉरिडोर का काम भी कंप्लीट हो गया है और उसका बहुत लाभ मिल रहा है। जहां 30-30 घंटे लगते थे किसी कंटेनर ट्रेन को आने में, आज वहां 10 घंटे में, 11 घंटे में कंटेनर ट्रेन पहुंच जाती है। बहुत इसका लाभ मिला है। आज फ्रेट कॉरिडोर पे करीब करीब डेली 400 गाड़ियां चल रही है ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर पे। ओवरऑल चाहे नई वंदे भारत हो, चाहे नमो भारत हो, अमृत भारत ट्रेन्स हो, हर तरीके से गुजरात के रेलवे नेटवर्क को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बहुत तेजी से उसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है। आने वाले समय में कई नए प्रोजेक्ट्स भी किए जाएंगे। जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए लंबी लिस्ट है, जो चल रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा लंबी लिस्ट है और आने वाले समय में जो नए सर्वे अभी चल रहे हैं, जो कि जिसकी डीपीआर बन रही है, 31 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसकी डीपीआर बन रही है। मैं लिस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी से शेयर करूंगा जिससे कि और भी गुजरात के रेलवे नेटवर्क को आगे बढ़ाने में मदद मिले। मैं दूसरी बात करूंगा सेमीकंडक्टर की। हम सब जानते हैं सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, भविष्य के लिए बहुत ही जरूरत है और स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बहुत जरूरत है। गुजरात सेमीकंडक्टर हब बन रहा है और सिलिकॉन गुजरात में बना हुआ सारी दुनिया में पहुंचेगा। 4 प्लांट, धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लांट, साणंद में माइक्रॉन का प्लांट, साणंद में ही सीजी पावर और केन्स के प्लांट, टोटल 1,25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट्स में हो रहा है। बहुत अच्छा इकोसिस्टम बन रहा है। मुझे अभी जापान के एम्बेसडर साहब बता रहे थे, जापान की करीब करीब 30 कंपनियां गुजरात में केमिकल्स हो, गैसेस हो, सबस्ट्रेट हो, कई तरह के कंज्यूमेबल्स हो, वो अपने प्लांट्स लगा रही है इन 4 बड़े प्लांट्स को सपोर्ट करने के लिए। और इसमें दोस्तों जो केमिकल्स और गैसेस यूज होते हैं अल्ट्रा प्योर होते हैं, अल्ट्रा प्योर। हमने प्योरिटी के कई मापदंड होते हैं। प्योरिटी में कई बार हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, सेमीकंडक्टर में पार्ट्स पर बिलियन की प्योरिटी चाहिए होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हम सब की क्षमता बढ़ेगी। जैसे बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, उसमें प्रधानमंत्री जी हमेशा हमको मार्गदर्शन देते हैं, इसको आप ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट की तरह मत देखो, काम करने का एक नया तरीका हमें सीखना है, उस तरीके से देखो। क्वालिटी का एक नया मापदंड बनाना है, वो हमें सीखना है। वैसा ही सेमीकंडक्टर में भी है। क्वालिटी का, प्योरिटी का, काम करने का एक टोटली नया तरीका सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से सीखने को मिलता है। और जो इन दोनों इंडस्ट्रीज में हम सीखते हैं उसका बेनिफिट फार्मास्यूटिकल्स में मिलता है, उसका बेनिफिट केमिकल्स में मिलता है। एक बार क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स स्टैब्लिश कर लें तो फिर हर इंडस्ट्री में उसका बेनिफिट मिलता है। ओवरऑल एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसके बारे में आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग भारत की एक बड़ी ताकत बन के उभरी है। इन 11 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करीब करीब 12 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन चुका है। एक्सपोर्ट्स तेजी से बढ़ रहे हैं, करीब 4 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के होने लगे। अब उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंपोनेंट्स के लिए
उसमें तेजी से काम चल रहा है। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लॉन्च की थी, अप्रूव की थी। उस स्कीम में 1,15,000 करोड़ रुपए के प्रपोजल्स, एप्लीकेशंस आए हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, बहुत ही प्रोएक्टिव होके इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को गुजरात में लाएं। हर तरीके से जो सहयोग लगेगा केंद्र सरकार की तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है और खासकर एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री डेवलप होना बहुत जरूरी है। एक तरीके से पूरी वैल्यू चेन गुजरात में डेवलप हो रही है। सेमीकंडक्टर के 13 कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, इंक्लूडिंग गणपत यूनिवर्सिटी में सेमीकंडक्टर के मोस्ट मॉडर्न एडवांस्ड टूल्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। यहां गणपत यूनिवर्सिटी में 5G लैब भी चालू हुई। यानी टेलीकॉम हो, सेमीकंडक्टर्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इसकी सबसे मॉडर्न ट्रेनिंग, टैलेंट डेवलपमेंट, डिजाइन कैपेबिलिटीज, वो सब यहां पर गुजरात में स्टार्ट हुई है। तो जब सेमीकंडक्टर आया तो साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये भी तेजी से यहां पर आए। उसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने चाहिए। एआई का भी गुजरात एक बड़ा हब बन रहा है और इसके पीछे कारण है क्लीन एनर्जी। अभी विश्व का सबसे बड़ा क्लीन एनर्जी का प्रोजेक्ट जो खाबड़ा में बन रहा है, उसके बारे में चर्चा थी। जब क्लीन एनर्जी अवेलेबल हो तो उससे एक बड़ी एडवांटेज बनती। आज दुनिया में हर कोई ये प्रश्न पूछना चाहता है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग में जो एनर्जी यूज हो रही है क्या वो क्लीन एनर्जी है। तो वो गुजरात की एक बड़ी ताकत है। उस ताकत का हम सबको लाभ उठाना चाहिए। साथियों, ये समय एक ऐसा समय है विश्व का जब विश्व बहुत ही एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रहा है। इकोनॉमिक टर्ब्यूलेंस सब जगह दिखाई देती है। कई देश अपने स्वार्थ के कारण जो वर्षों से इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं उससे बाहर निकल के निर्णय ले रहे हैं। ऐसे में हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्पष्ट गाइडेंस दी है कि हमें अपनी लकीर को बड़ा करना है, हमें अपनी ताकत को मजबूत करना है, हमें अपनी शक्ति को आगे बढ़ाना है और उसके लिए जो डिसिप्लिन चाहिए, उसके लिए जिस मनोभाव से काम करना है, उसके लिए जो प्रयास करने पड़ेंगे, उन सब प्रयासों के लिए हम सबको एक होकर, कदम मिलाकर, एक साथ एक दिशा में आगे बढ़ना होगा। और वो दिशा है जो हमारे सामने एक लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है। 2047 तक विकसित भारत बनाना है और विकसित गुजरात का उसमें बड़ा रोल होना है और वो सपना संभव है। विश्व के इतिहास में अगर हम देखें 2000 वर्षों तक भारत की जो आर्थिक शक्ति विश्व में हमेशा टॉप 2 इकोनॉमीज में भारत रहा है। 2000 वर्षों तक, 1750 तक दुनिया की सारी जीडीपी का 25% भारत से आता था। कुछ वर्ष बीच में ऐसे निकले, 250 वर्ष का ऐसा पीरियड निकला जिसमें भारत एक तरीके से कमजोर हुआ। लेकिन अब पीछे नहीं रहना है, अब आगे बढ़ना है एक संकल्प के साथ, विकसित भारत के संकल्प के साथ, विकसित गुजरात के संकल्प के साथ, विकसित उत्तर गुजरात के संकल्प के साथ। और उसके लिए जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक क्लियर रोड मैप बनाया है, एक क्लियर एक्शन प्लान बनाया है, एक क्लियर इन्वेस्टमेंट का एक ब्लूप्रिंट बनाया है, मैं सबसे निवेदन करूंगा, विशेषकर हमारे इंडस्ट्री के साथियों से, एकेडेमिया के साथियों से
और जो विश्व भर से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उन सब से इस रोड मैप को आप लें, इसको स्टडी करें और जो अपॉर्चुनिटीज आपको सुटेबल लगे उन सब में तेजी से इन्वेस्ट करें। गुजरात की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से आपको पूरा सहयोग रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अश्विनी वैष्णव सर, हम आभार व्यक्त करते हैं आपके प्रेरणादायी विचारों के लिए। हम सबके भीतर नव उत्साह और नई ऊर्जा का संचार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब उस क्षण का स्वागत करें जिसका हम सभी को इंतजार था, उनके संबोधन का, जिनके नेतृत्व में गुजरात ने विकास की नई परिभाषाएं लिखी है। अ लीडर whose vision reflects clarity, commitment and compassion, the driving force behind a Viksit Gujarat, the torchbearer of progress, sustainability and people-centric governance. હવે હું નમ્ર આમંત્રણ આપું છું ગુજરાતના વિકાસના શિલ્પી, પ્રગતિના પથ પ્રદર્શક અને જનકલ્યાણ માટે સમર્પિત નેતા ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબને કે આપ આપના પ્રેરણાદાયી વિચારો દ્વારા આ ઉદ્ઘાટન સમારોહને સંબોધિત કરશો. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજિયોનલ કોન્ફરન્સના ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી અશ્વિની વૈષ્ણવજી, મારા સાથી મંત્રી શ્રી બળવંતસિંહ રાજપૂત, શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ, શ્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલ, શ્રી રાઘવજીભાઈ પટેલ, શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી, જાપાનના એમ્બેસેડર શ્રી કેઈચી ઓનો, વિયેતનામના એમ્બેસેડર શ્રી યુએન થાન હે, ન્યૂઝીલેન્ડના હાઈ કમિશનર શ્રી પેટ્રિક જોન રાટા, રવાંડાના હાઈ કમિશનર શ્રી જેકલિન મુકાંગીરા, ગ્યાનાના હાઈ કમિશનર શ્રી ધરમકુમાર સિરાજ, યુક્રેનના એમ્બેસેડર ડોક્ટર એલેક્ઝાન્ડર પોલિશિકો, ઇસરોના અધ્યક્ષ ડોક્ટર નારાયણ, નિર્મા ગ્રુપના સ્થાપક ડોક્ટર કરશનભાઈ પટેલ, ગણપત યુનિવર્સિટીના પ્રમુખ શ્રી નિર્મા ગ્રુપના સ્થાપક ડોક્ટર કરશનભાઈ પટેલ, ગણપત યુનિવર્સિટીના પ્રમુખ શ્રી ગણપતભાઈ પટેલ, ટોરેન્ટ પાવરના વાઇસ ચેરમેન અને એમડી શ્રી જીનલ મહેતા, અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ એસઆઈઝેડના એમડી શ્રી કરણ અદાણી, રાજ્યના મુખ્ય સચિવ શ્રી પંકજ કુમાર જોશી, સર્વ અધિકારીગણ, આમંત્રિત સર્વે મહાનુભાવો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. ઉત્તર ગુજરાતની આ ધરતીના વડનગરના સપૂત, વિશ્વ નેતા અને યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના જાહેર જીવનના 24 વર્ષ પૂર્ણ થઈ 25 વર્ષમાં પ્રવેશ થયો છે. એવી વિરલ વિભૂતિની વતન ભૂમિના જિલ્લામાં આજે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજિયોનલ કોન્ફરન્સનું આયોજન અને રાજ્યમાં વિકાસ સપ્તાહની ઉજવણીનો પણ એક સુભગ સંયોગ છે. વેપારી રાજ્ય તરીકેની ગુજરાતની ઇમેજ અને છબી બદલવાનો આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ તેમની આગવી દૂરંદેશીથી નિર્ધાર કર્યો. રાજ્યમાં રહેલી ઉદ્યોગ સંભાવનાઓ વિશ્વ સમક્ષ મૂકવા તેમણે 2003માં વાઇબ્રન્ટ સમિટનો નવતર વિચાર આપ્યો હતો. મોદી સાહેબે ત્યારે કહ્યું હતું કે આ સમિટ ગુજરાતને ગ્લોબલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ મેપ પર મોસ્ટ પ્રિફર્ડ ડેસ્ટિનેશન ફોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બનાવશે. 2003થી શરૂ થયેલી વાઇબ્રન્ટ સમિટની ઉત્તરોત્તર જ્વલંત સફળતાથી ગુજરાત આજે એફડીઆઈ મેળવવામાં અગ્રેસર છે. પાછલા 24 વર્ષમાં ગુજરાતે $68.9 બિલિયન એફડીઆઈ મેળવ્યું છે. દેશના ઇન્ડસ્ટ્રીયલ આઉટપુટમાં ગુજરાત 18% ફાળો આપે છે અને એક્સપોર્ટમાં 27% એટલે કે $116.33 બિલિયન યોગદાન છે. રાજ્યમાં ઉદ્યોગ ધંધાને વેગ મળે તે માટે શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો વિકાસ, ઇઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસ અને સ્કિલ મેન પાવર ડેવલપમેન્ટ ઉપર ખાસ ફોકસ કર્યું છે. તેમણે ગુજરાતને પોલિસી ડ્રીવન અને આગવી ક્ષમતાનું સ્ટેટ બનાવીને
ઉદ્યોગો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનાવ્યું. તેમના વિકાસના વિઝન, ગુજરાતની ક્ષમતા પર વિશ્વાસ અને વૈશ્વિક અભિગમના કારણે આજે ગુજરાત દેશનું ગ્રોથ એન્જિન બન્યું છે. આપણું ઉત્તર ગુજરાત વડાપ્રધાનશ્રીના વિઝનથી શરૂ થયેલી વિકાસ યાત્રાનું સાક્ષી અને સહભાગી રહેલું છે. 2024ના વાયબ્રન્ટ ગુજરાતમાં થયેલા 98,000 ઉપરાંત એમઓયુમાંથી 7,100 જેટલા એમઓયુ ઉત્તર ગુજરાત માટે થયા હતા અને તેમાં 72% એટલે કે 5,145 પ્રોજેક્ટ તો કમિશન પણ થઈ ગયા છે. ઉદ્યોગ અને ખેતી બેય માટે પાણીનું મહત્વ છે એ વાત આ ધરતીના મોટા થયેલા આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ સારી રીતે જાણતા હતા. ઉત્તર ગુજરાતની સૌથી મોટી સમસ્યા પાણી હતી. શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ સુજલામ સુફલા યોજના, નર્મદા યોજના, લિફ્ટ ઇરિગેશનની વિવિધ યોજનાઓ દ્વારા ઉત્તર ગુજરાતમાં પાણી પહોંચાડ્યું અને જ્યોતિર્ગ્રામ યોજના દ્વારા 24 કલાક વીજળી પણ આપી. વીજળી અને પાણી મળતા આ વિસ્તારમાં ખેડૂતો એક સિઝનથી વધુ સિઝન ખેતી કરતા થયા અને પશુપાલનને પણ ખૂબ મોટો વેગ મળ્યો. આ વિસ્તારમાં વિશ્વનું સૌથી મોટું ગંજ બજાર છે અને આપણું ઈસબગુલ તો વિશ્વમાં પણ ભારતની ઓળખ બન્યું છે. એગ્રીકલ્ચરમાં વેલ્યુ એડિશન શ્રી મોદી સાહેબના વિઝનને કારણે આજે બટાકા, દાડમ જેવી પ્રોડક્ટ આધારિત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો મોટા પાયે અહીંયા વિકાસ થયો છે. ઉત્તર ગુજરાતની ભૂમિનો ખાસ કરીને રણ વિસ્તાર એવો છે કે જ્યાં સીધો સૂર્યપ્રકાશ પડે છે. જે કોઈને ન સૂજે તે આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈને સૂજે. તેમણે સૂર્ય શક્તિના પોટેન્શિયલને સમજીને સોલાર પાર્ક વિકસાવવાનું વિઝન આપ્યું. વિશ્વ આખું જ્યારે સૌર ઉર્જાની વાતો કરતું હતું ત્યારે મોદી સાહેબે ચારણકા ખાતે એશિયાનો તે સમયનો સૌથી મોટો સોલાર પાર્ક વિકસાવ્યો. તે જ વિઝનમાં આગળ વધતા મોઢેરા આજે દેશનું પહેલું સૌર્ય ગ્રામ બન્યું છે. બેચરાજી મંડલ વિઠલાપુરનો ઉદ્યોગથી વંચિત રહેલો વિસ્તાર આજે જાપાનીઝ ટાઉનશીપ અને માંડલ બેચરાજી સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિજિયન મોટા ઓટોમોબાઈલ ઉદ્યોગથી ધમધમતો થયો છે. સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિજિયન વિશે લોકો જ્યારે ખાસ ખ્યાલ પણ ન હતો ત્યારે શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ અહીંયા મારુતિ સુઝુકી જેવી મોટી કંપનીઓ શરૂ કરાવીને ઉત્તર ગુજરાતને દેશના ઓટો હબ તરીકે પ્રસ્થાપિત કર્યું. મોટી ઓટો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સાથે વાયબ્રન્ટ સમિટને કારણે નાના આનુષંગિક એમએસએમઈને પણ ખૂબ મોટો વિકાસ થયો છે. સમગ્ર રાજ્યમાં 27 લાખથી વધુ એમએસએમઈ સાથે ગુજરાત દેશની કુલ ઉત્પાદન ક્ષમતામાં 17.2%નું યોગદાન આપે છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ શરૂ કરાવેલી વાયબ્રન્ટ સમિટના કારણે ગુજરાતને ગ્લોબલ ગેટવે ટુ ધ ફ્યુચરની ઓળખ મળી તથા નવા અને ઉભરતા ક્ષેત્રોની ટેકનોલોજીમાં ગુજરાતે લીડ લીધી છે. હવે વાયબ્રન્ટ સમિટની 2 દાયકાની સફળતાને પ્રાદેશિક સ્તરે એટલે કે VGRCથી લઈને જવાનો અભિનવ વિચાર શ્રી મોદી સાહેબે આપ્યો છે. આ કોન્ફરન્સથી સ્થાનિક ઉદ્યોગોને ગ્લોબલ પ્લેટફોર્મ મળે અને આત્મનિર્ભરતા સાકાર થાય તેવી આપણી નેમ છે. ઉત્તર ગુજરાતની આ કોન્ફરન્સમાં રિન્યુએબલ એનર્જી, ડેરી એન્ડ ફ્રૂટ પ્રોસેસિંગ જેવી ક્ષેત્રોને આવરી લેવામાં આવ્યા છે. રાજકોટમાં યોજાનારી સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારની રિજિયોનલ વાયબ્રન્ટ કોન્ફરન્સમાં એન્જિનિયરિંગ, સિરામિક ઉદ્યોગ, બ્રાસ પોર્ટ્સ ઉદ્યોગ, ફિશરીઝ અને મરીન પ્રોડક્ટ ફોકસ કરવામાં આવ્યા છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં યોજાનારી રિજિયોનલ વાયબ્રન્ટ કોન્ફરન્સ ટેક્સટાઇલ્સ, જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી તથા ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વગેરે ક્ષેત્રોને આવરી લેવામાં આવ્યા છે. મધ્ય ગુજરાતમાં યોજાનારી આ કોન્ફરન્સમાં સેમિકન્ડક્ટર અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, ગ્રીન મોબિલિટી, કેમિકલ્સ, ઈવીના ક્ષેત્રોનો વૈશ્વિક સ્તરે એક્સપ્લોઝરથી સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ અને વિકસિત ભારત 2047 માટે આત્મનિર્ભર ભારત બનાવવાનું ચાલક બળ પણ આ જ વસ્તુ બનવાની છે. બદલાતા વૈશ્વિક પરિપ્રેક્ષમાં મોદી સાહેબે આત્મનિર્ભર ભારતના નિર્માણ માટે વોકલ ફોર લોકલનો આપણને સ્વદેશીનો મંત્ર આપ્યો છે. આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, સેમિકન્ડક્ટર, એરોસ્પેસ ડિફેન્સ, મેડિકલ ડિવાઇસ, API ડ્રગ્સ, ગ્રીન એનર્જી, ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટી
જેવા નવા ઉભરતા ક્ષેત્રોમાં આત્મનિર્ભરતા સાથે વર્લ્ડ લીડર બનવું છે. આત્મનિર્ભર ભારત, વોકલ ફોર લોકલ, લોકલ ફોર ગ્લોબલના વિઝન સાથે આ દિશામાં સફળ થવામાં રિજનલ એસ્પિરેશન અને ગ્લોબલ એમ્બિશન્સની થીમ સાથે યોજાઈ રહેલી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સ ખૂબ મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે, એમાં કોઈ શંકા નથી. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ તાજેતરમાં દેશના અર્થતંત્ર માટે ગેમ ચેન્જર જીએસટી રિફોર્મ્સ લાગુ કર્યા છે. જીએસટીની રાહત દ્વારા ઉદ્યોગોને સશક્ત બનાવવાનો આ માત્ર વિચાર નથી, પરંતુ રોજગારીના સર્જનને વધારવાનો અને વિકાસને વેગ આપવાનો પણ અભિગમ છે. આ રિફોર્મ્સથી દેશના અર્થતંત્રમાં મોટા પાયે મોમેન્ટ જોવા મળી રહી છે. આવનારો સમય ભારત માટે નવી સિદ્ધિઓના શિખર સર કરવાનો છે. આપણે સૌ દેશને આ સિદ્ધિના શિખરે પહોંચાડવા માટે સ્વદેશીના સંવાહક બનીને વિકસિત ભારત 2047 માટે વિકસિત ગુજરાતના નિર્માણમાં યોગદાન આપીએ, એ જ અપેક્ષા સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત.